रिएक्शन होने से क्या होता है ये बता। साइज डिक्रीज होगी और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज डिक्रीज होगी। तो अब किसी भी एलिमेंट को उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। हाँ सर। तो पीबी के अंदर ये होता है कि Pb+2 आने के बाद Pb+4 जाना बड़ा ही मुश्किल पड़ता है। अपन जबरदस्ती लेके जा सकते हैं, पर जो नॉर्मल या नेचुरल बिहेवियर है उसके हिसाब से वो वापस से Pb+2 में आना चाहता है, बस। अच्छा हाँ समझ गया सर, थैंक यू। ठीक है। फिर अभी एक स्टेरिक क्राउडिंग, श्रेया देख स्टेरिक क्राउडिंग क्या होती है। भाई आपने बोला कि एक एटम है एक्स, इसके आजू बाजू स्पेस है। अब मान लो ये ऐसा है, तो आप इसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम ही फिक्स कर सकते हो ना। मान लो इसका एक एटम का साइज ऐसा है, तो अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि कम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आप फिट कर सकते हो वो इनसे 4 ही हो सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कितने एटम, यदि दोनों टर्मिनल एटम और सेंट्रल एटम की साइज यदि नियरली सेम है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बस। बात समझ में आई। तो इस केस के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 एटम हैं जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ हो सकते हैं, 6 एटम्स ओनली। क्या प्रॉब्लम है, समझा। मैंने कल लास्ट क्या कराया था, यही था सर स्टेरिक क्राउडिंग। चलो मतलब 6 रीजंस हो गए ना अभी तक। हाँ सर। आखिरी सर आपने इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बोलो भाई। सर आपने बोला था एक बाकी है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अगला है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या बात बोलता है, 5 रीजंस कंप्लीटेड। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या बोलता है कि 2 लोन पेयर्स कैन नॉट एग्जिस्ट एट 90 डिग्री। जैसे हमने बोला XeF3- है भाई। XeF3- का मतलब यदि अपन ये वाली स्पीशीज एग्जिस्ट कराने की कोशिश करें तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, 3 बॉन्ड पेयर, मतलब ऐसे एक लोन पेयर ऊपर, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर नीचे। तो यहां पर क्या होगा ना, लोन पेयर्स आर एट लोन पेयर्स आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। therefore this molecule or species cannot exist। देखिए अपन ने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो sp3d2 के अंदर अपन ने 3 लोन पेयर वाली कंडीशन नहीं पढ़ी थी, और वो इसीलिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि 3 लोन पेयर आएंगे तो 90 डिग्री के ऊपर अरेंज होंगे, 90 डिग्री के ऊपर इतना रिपल्शन होगा कि ये वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। XeF5- एग्जिस्ट करता है क्योंकि 2 ही लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर एट 180 डिग्री। तो इसीलिए देयरफॉर कैन एग्जिस्ट, हियर इट कांट। ठीक है।
मेरे हिसाब से सारे रीजंस हो गए कि कौन कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं और क्यों नहीं करते हैं। इसके बाद अपने को अगला पढ़ना है ड्रैगो रूल, ड्रैगोज रूल। ये एप्लीकेबल होता है PH3, ASH3, SBH3 और BiH3 के लिए, और H2S, H2SE, H2TE इनके लिए। इन वाले केसेस के अंदर क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट अकर, डज नॉट अकर। बॉन्ड फॉर्मेशन occurs with pure p orbitals। समझिए क्या हो रहा है भाई, हमने क्या बोला, लेट्स से फास्फोरस है, फास्फोरस में ये है, अब ये है 3s और ये है 3p। एनर्जी डिफरेंस जो इन दोनों का है, एनर्जी डिफरेंस इज कंसिडरेबल, एनर्जी डिफरेंस इज कंसिडरेबल। सो टू मिनिमाइज this energy difference, some amount of positive charge should be there at P, या तो ये या फिर to compensate this energy difference, bond energies should be high enough, bond energy should be high enough so that energy released compensates एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड इज मोर देन एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो भाई आपके पास प्रॉब्लम ये हो रही है कि 3s और 3p को मिला नहीं सकते हैं, तो इस केस में क्या होगा, देयरफॉर अब यहां पे क्या है, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लो, then bond energy cannot do it, therefore S and P do not mix or hybridize to form hybrid orbitals। तो इन वाले केस में क्या होता है, therefore pure p orbitals form bonds, प्योर p ऑर्बिटल फॉर्म बॉन्ड्स। तो जो प्योर p ऑर्बिटल है वही बॉन्ड बना लेगा, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एंड जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड बना लेंगे। इसीलिए, और ऑल प्री, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑल p ऑर्बिटल्स are at 90 degree to each other, therefore their bond angle is nearly 90 degree। मतलब यदि अपन PH3 की बात करेंगे तो इसका एंगल शायद 92 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, और बाकी सबका मतलब यदि बॉन्ड एंगल्स की बात करेंगे तो PH3
इससे छोटा होता है ASH3, इससे छोटा होता है SbH3। इनके बॉन्ड एंगल तो और कम होते हैं, तो शायद 87 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई क्योंकि एनर्जी डिफरेंस P और S और P का इतना ज्यादा है कि आप उनको एक साथ मिला ही नहीं सकते हो ड्यू टू दैट हाई एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो इसीलिए अपन बोल रहे हैं केवल प्योर P ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बना लिया है। प्लीज कॉपी कर लीजिए।
कॉपी हो गया क्या? ओके, कॉपी हो गया सबका ना? आगे बढ़े। सर बोलो, सबका कॉपी हो गया तो आगे बढ़ जाए फिर। सर और नीचे वाला बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन है ना? हाँ, तो इन सब के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, ध्यान रखना। और H2S का बॉन्ड एंगल PH3 से ज्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ S इज मोर। अब प्योर p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जो जो p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो प्योर p ऑर्बिटल्स हैं।
सर और वो बॉन्ड एंगल नियरली 90 क्यों होता है? अरे जब तेरे पास p ऑर्बिटल है, इधर सुनो भाई, हमने क्या बोला है कि प्योर p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अबे प्योर p ऑर्बिटल्स क्या है? ये s था, ये 3 p थे, ये जो p ऑर्बिटल है सिर्फ इतना सा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इनको अपन बोलेंगे प्योर p ऑर्बिटल्स। और p ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? एक मान लो प्योर px है, ये px है, ये py है, और ये pz है, तो ये सब आपस में 90 डिग्री पर ही तो हैं। तो इसीलिए यदि ये दोनों ने, इन तीनों ने बॉन्ड बना भी लिया, तो इन तीनों ने बॉन्ड बनाया होगा तो आपको कैसा दिखाई देगा? ऐसा। ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 और पूरा एंगल 90। शेप पिरामिडल ही रहेगा। सर वो 45 होंगे। ओ भाई क्या मजाक कर रहे हैं क्या? 90 90 होंगे ना, 45 कहां से हो जाएंगे? सर पूरा मतलब टोटल 90 है ना? नहीं अच्छा वो समझाओ अलग तूने ट्रेन ना, तू पहले मेरे क्राफ्ट का मजाक उड़ा चुका है, वरना मैं तेरे को अच्छे से समझाता, पर अब मैं नहीं समझाऊंगा तेरे को। मैंने वो टेक्स्ट पढ़ा है जब तूने मेरी क्राफ्ट का मजाक उड़ाया है। जुगाड़ू 3D प्रिंटर, आई विल हैव माय रिवेंज। ठीक है, तो ये जो है ये अलग अलग उसमें है, इसीलिए एक पूरा एंगल 90, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, तो ये है नियरली 90। और यदि अपन इसके वो बात करते हैं, यदि अपन इसको वो बेंड्स रूल से भी सॉल्व करते हैं, तो अपने को दिख जाएगा कि भाई अपन क्या कह रहे हैं, cos थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन 1 माइनस एस था। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 इक्वल्स टू एस अपॉन 1 माइनस एस, तो एस इज 0। एस परसेंटेज नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो ये है आपके पास ड्रैगो रूल। आगे अगला देखिए, इतना मेरे को इससे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया है। अगला है वीक बॉन्ड्स। वीक बॉन्ड्स, वीक बॉन्ड में अपने पास दो चीजें हैं, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है आपके पास बाकी और वैन डर वाल फोर्सेस। और वैन डर वाल फोर्सेस के अंदर फिर आपने सारे टाइप्स के बारे में बात करनी ही है, तो इसको डिटेल में बात करेंगे। पर पहले अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए ये क्या है, ये एक तरह का इंटरेक्शन है जिसमें H और बाकी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ attraction in which H forms bond with, या H which has partial positive charge is attracted to highly electronegative atom। भाई माइक बंद करो, जिसका भी माइक चल रहा है वो। अथर्व माइक बंद कर। समझिए इसमें क्या हो रहा है, आपके पास है F O या N, और आपने एक H लिया जो H बॉन्डेड है F O या N से, और इनके बीच में एक अट्रैक्शन है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव के बीच में होता है, और इस अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, मतलब आपने लिया H F, ठीक है, या फिर F H, और यहां लिया F H।
ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, और ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को अपन नाम दे रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। ये कंपलसरी है कि अक्सर मतलब ये तीनों एटम हो। देखिए यूजुअली यही हाइड्रोजन, मतलब यूजुअली FON forms hydrogen bond, but rarely Cl and S can also form H bond. अथर भाई जागो, म्यूट करना सीखो अपने आप को। हाँ जी, तो जनरली केवल FON हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बट रेयरली Cl और S भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। वो कब बनाएंगे उसके मतलब Cl के तो अपन एग्जांपल देखेंगे, और S का तो अपन एग्जांपल भी नहीं, केवल थियरी में पढ़ के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या बात है, ये एक तरह का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है। ये एक तरह का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मान लीजिए ये दोनों का, ये इसका O है, ये मतलब ये F है, ये H है, ये दोनों ऐसे इस तरह से ओरिएंट होंगे। ठीक है, अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रोकन लाइन, या तो ब्रोकन लाइन या फिर डैश लाइन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रोकन लाइन या डैश लाइन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और यदि अपन और बात करें तो बेसिकली HOH ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर जब भी कभी नेगेटिव चार्ज आएगा तो इन्हीं लोन पेयर पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन रिच आएगा। यहाँ पे H और यहाँ पे ये X, कोई भी जो भी कुछ आपको लगाना है, या तो F या तो N, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्शन लोन पेयर एंड H के बीच होता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे पहला H बॉन्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to electronegativity difference. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा H बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। मतलब HF का बॉन्ड will be higher stronger than OH का बॉन्ड which will be stronger than NH का बॉन्ड। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टोटल एनर्जी या टोटल जो भी कुछ है, एक सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इसमें और कोई फैक्टर रोल प्ले नहीं करता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर वर्कआउट कर रहा होता है। तो अपन ये ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। प्लीज कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे। कोई बात नहीं, कल मजाक कर रहा था तो। PH3 में एक लोन पेयर होगा, बिल्कुल होगा, और PH3 में लोन पेयर होगा,
पर वो लोन पेयर अपन मतलब दिखा देंगे, पर वो एस ऑर्बिटल में है, वो पूरा है, स्फेरिकल है, इनएक्सेसिबल एस लोन पेयर है वो।
आर्यन PH5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये मैंने कल ही पढ़ा दिया था। कॉपी हो गया क्या? सर 2 मिनट। सर बोलो। सर लोन पेयर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या? बेसिकली जो अट्रैक्शन होगा वो लोन पेयर को ही होगा ना। सर तो इसे बॉन्ड ही बोलेंगे क्या? नहीं, बॉन्ड नहीं होगा, केवल अट्रैक्शन होगा। सर बोलो। सर वो हाइड्रोजन पहले से बॉन्डेड है तो फिर मतलब क्यों होता है अट्रैक्शन ये? भाई उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, वो कैसे रुकेंगे? सर तीनों में से कोई भी एक आ सकता है ना, FON में से? कोई भी। ठीक है। सर तो वो लोन यस पेयर सर। वाला हाइड्रोजन बॉन्ड में नहीं आएगा ना, सिर्फ अट्रैक्शन? हाँ, वो सिर्फ अट्रैक्शन में आएगा, अट्रैक्शन काउंट होता है। ठीक है समझ? सर। This is a type of attraction in which H, which is partial positive charge, is attracted to highly electronegative atom.
आगे बढ़े। सर वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का क्या लिखा है? क्या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या बोल रहा है भाई? सर आपने अंडरलाइन करके क्या लिखा है वो? यार बहुत जगह अंडरलाइन कर रखा है, तू कौन से वाले की बात कर रहा है? टॉप राइट। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। भाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का मतलब फिर से समझिए जरा, इस चीज को और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब अपने को अब हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब मालूम है, तो अब अपन इसकी एप्लीकेशंस पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा है कि 70% चीजें जो दुनिया में घटती हैं उनका रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लिख देते हैं हम लोग, ये आलम है। समझिए भाई, हमने क्या बोला कि भाई हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे पहला, और इसी में अपन लोग है ना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की बात कर लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ या सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। समझिए, एग्जाम्पल समझना। हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज जानते हैं क्या होता है? C6H12O6। अरे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? शुगर होती है एक तरह की। हाँ सर। फॉर्मूला कौन पूछ रहा है? वो तो बताने के लिए मैं हूं ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है? ऐसा है, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, CH2OH, नहीं, CHOH, 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 CHOH और CH2OH। इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं पानी के साथ, मैं इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान दें, ये O है और इसके पास ये H है। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसे, ये H है, ये ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ही पानी में सॉल्युबलाइज करेंगे। समझ में आ गया? यहां पर ये H, ये O, ये H, ये जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी देखिए कोई भी कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में सॉल्युबलाइज करता है तो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे चाहिए। तो यहां पे समझिए, फॉर एनी कंपाउंड, फॉर एनी कंपाउंड टू बी soluble, both solute and solvent must attract each other। तो यहां पर आपका जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट जो है वो आपस में एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये सॉल्युबलाइज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इसमें दो चीज समझने की, एक कंपाउंड कैसे सॉल्युबलाइज होता है और एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है।
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आर वी क्लियर? यस Yes. सर। यस सर। एक सवाल पूछो आपसे, आयनिक कंपाउंड पानी में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं कोवेलेंट? आयोनिक। आयोनिक। आयनिक। आयनिक कोई समस्या नहीं है ना इस चीज में? नहीं सर। नहीं सर। ये आप अब आपको ये जान के अति प्रसन्नता होगी कि वो आपकी मासूमियत होती है। वो सिर्फ आपकी मासूमियत होती है कि वो सिर्फ आपकी मासूमियत होती है कि आपको ये लगता है कि आयनिक बॉन्ड ज्यादा सॉल्युबल होता है। ऐसा कुछ आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। जो कंपाउंड पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, इसकी सॉल्युबिलिटी अपन इनफाइनाइट लिखते हैं, वो कंपाउंड कोवेलेंट है। सर कोई भी कोवेलेंट? समझा रहा हूं ना भाई। हम बोलते हैं ना C2H5OH या CH3OH आर इनफाइनाइटली सॉल्युबल इन वाटर, आर इनफाइनाइटली सॉल्युबल इन वाटर। कि भाई आपने क्या लिया, C2H5OH लिया है, ये है और पानी है, तो ये O, ये H, ये H, ये दोनों ऐसे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ये H, ये O, ये H, ये दोनों ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और ये वाला कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इज वेरी हाई। मतलब आप अल्कोहल में पानी मिलाएं चाहे पानी में अल्कोहल मिलाएं, बात एक है, इतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। तो दीज कंपाउंड्स आर मैक्सिमम सॉल्युबल इन वाटर। और कौन कौन से कंपाउंड हैं? जैसे शुगर्स हो गई, सारी शुगर्स ऐसे डिजोल्व होती है, अमीनो एसिड्स ऐसे डिजोल्व होते हैं पानी के अंदर, एल्कोहल्स ऐसे डिजोल्व होते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर ये इससे एक्सप्लेन होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ये जितने भी कंपाउंड है, देखिए आयनाइज नहीं करते हैं पानी के अंदर। आपके पास है अमोनिया, इसको आपने पानी में सॉल्युबलाइज कराने की कोशिश की तो NHH, यहाँ पे H, ये हाइड्रोजन बॉन्ड O और H, समझ में आ गया? तो इसीलिए इन कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी होती है। दूसरा फैक्टर है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस ऑफ ए लिक्विड, थिकनेस ऑफ लिक्विड। अब यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्ड, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल्स जितने पास पास रहेंगे, मॉलिक्यूल्स जितने पास पास रहेंगे उतना ही विस्कस कोई भी कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, as H bond increases, molecules stay closer to each other, molecules stay closer to each other and therefore viscosity increases। मतलब यदि अपन विस्कोसिटी की बात करें और हमारे पास एग्जांपल है, हम एग्जांपल लेना चाहते हैं CH3OH, एक तरफ लेना चाहते हैं CH2OH और एक तरफ लेना चाहते हैं CH2OH, CHOH और CH2OH, तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी इसकी होगी क्योंकि ये मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये है ग्लिसरॉल, ये वाला भाई है ग्लाइकॉल और ये वाला भाई है मिथाइल एल्कोहल, ये वाला भाई है मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे आपका ये बढ़ जाएगा, और इससे भी ज्यादा विस्कस होगा ग्लूकोज यदि लिक्विड स्टेट में ले जाओगे तो, और जो ग्लूकोज से भी ज्यादा वो बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो और ज्यादा विस्कस होते चले जाएंगे। ठीक है, कॉपी करिए प्लीज, इसके बाद पढ़ेंगे। निखिल है क्या अभी या चला गया?
हूँ सर। किस चीज क्या कह रहे हो तुम? एक्स्ट्रा क्लास किस चीज के लगाने के लिए कह रहे हो? सर कल आप रिवीजन के लिए अभी तक जितना पढ़ा है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला कि अपन रिवीजन करेंगे, पर तुमको क्यों चाहिए रिवीजन? पढ़ाई करो ठीक से रोज। सर बोलो। सर तो आयनिक कंपाउंड बनेंगे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड पानी में सोल्यूबल होने के लिए? कौन? आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स फिर अलग टाइप का इंटरेक्शन दिखाते हैं। सर वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं ना? हाँ, वो कुछ और टाइप का इंटरेक्शन दिखाते हैं, सिखाएंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? ठीक है सर। अभी चलेगा केमिकल बॉन्डिंग 15 दिन और कम से कम, ज्यादा भी चल सकता है, पर 15 दिन तो कम से कम चलेगा। मतलब प्लानिंग के हिसाब से 15 अगस्त को खत्म होना चाहिए, 15 अगस्त तक चलना चाहिए, ये वैसा है। और यदि उससे ज्यादा चलेगा तो पता नहीं, कह नहीं सकते। हाँ निखिल, अपन लोग है ना ऐसे रिविजन्स कभी नहीं करेंगे ना, 1 क्लास 2 क्लास रिवीजन, ये संभव नहीं होता है। यहाँ पे हर क्लास जो होती है वो हर क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, हर टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने लिए रिवीजन 1 क्लास 2 क्लास का रिवीजन इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अभी तक कितना पढ़ा है? 3 महीने का रिवीजन 1 क्लास।